नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आ सकते हैं। क्योंकि ये विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा में पूछे गए हैं, या ऐसे कहें कि ये मैं क्वेश्चंस पेपर को ही आज सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। खास करके 10 अति लघु उत्तरीय, आपके 4 लघु उत्तरीय के आसपास होंगे और 4-5 आपकी दीर्घ उत्तरीय होंगे। सभी को बारीकी के साथ, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में आते हैं, 100% आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर इतिहास जब आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसमें 2 प्रकार के इतिहास आपको पढ़ने होते हैं। पहला इतिहास होता है बेटा जिसमें आपको पढ़ना होता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और दूसरा इतिहास है जिसमें आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना होता है। मतलब 2 विषय होते हैं अपने आप में। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री चूज करते तो उसमें आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजी सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो अलग पोजीशन, मतलब उसमें आपको वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, लेक्चर्स के माध्यम से आपने देखा होगा। लेकिन यह जो होता है ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसकी अगर बात की जाए बेटा तो इसमें आपको पढ़ना होता है बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में शुरुआती इतिहास से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है वहां तक के इतिहास को आपको जानना होता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक आपको पढ़ना है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में फिर 1206 से लेकर के या 1200 से लेकर के आपका 1757 ईस्वी तक यानी मुगल काल, और दिल्ली सल्तनत में जो 5 इंपायर रहे हैं बेसिकली, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और गुलाम वंश, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन हम प्रथम सेमेस्टर की बात करते हैं तो प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल, यानी कि शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक, जब तक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं कर देता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ लेना है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चंस पेपर ही होगा, आज से पहले ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। 2026, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये पेपर में पहले आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये पेपर आपका 2024 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसीलिए मैंने देखा मेरे पास और भी पेपर है लेकिन मैंने सोचा इसको सॉल्व करवा दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ये कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, इसीलिए उतनी एनर्जी के साथ मैं शायद ना पढ़ा पाऊं आपको। मेरे हिसाब से आपको बोर्ड पर कम ही दिख पा रहा होगा। देखिए अभी आपको दिखेगा थोड़ा सा क्लियर, ठीक है। चलिए अब दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। अक्षर क्लियर हो रहा है, एक मिनट, चलिए क्लियर हो रहा होगा अक्षर कुछ। तो 3 घंटे का जब पेपर होता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आजकल 3 घंटे का पेपर चल रहा है, लेकिन ये जो है पहले के विश्वविद्यालय में 3 घंटे का पेपर जो होता है उसके बारे में। वैसे अब पेपर आपका 2 ही घंटे का होगा सभी विश्वविद्यालयों का, जिन जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का 2 ही घंटे का लिखने वाला आएगा। ऐसे तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, और ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, जैसे आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर माइनर में आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको लेकर के परेशान ना हो। इसके साथ ही साथ में आपका और भी जो आपका यूनिवर्सिटी है, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए, झारखंड के लिए, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मतलब जहां पर भी हिंदी समझी जाती है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों से निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का उत्तर आपको 50 शब्द में लिखना होता है, ठीक है, यही सब आपको बताया गया है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, हालांकि मैं 10 प्रश्नों को देखूंगा, 5 मैंने अपनी तरफ से बढ़ा करके उत्तर श्रृंखला में इंक्लूड कर दिया है। ये 5 क्वेश्चन आप देखिए, जैसे कि मेगास्थनीज के बारे में आपसे प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। महास्नानागार जो मिला हुआ है वह सिंधु घाटी सभ्यता से, वहां से। सभा और समिति के बारे में बताइए, भी प्रश्न पूछा जाता है। चाणक्य के बारे में आपसे प्रश्न आता है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या थी, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा 5 क्वेश्चन मैंने और रखे हैं। खंडवा की बात की है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आएगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न।
आपको इसको 200 या 250 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा, या 150 शब्द में। अब तो राम मनोहर लोहिया में कर दिया गया है, वैसे अधिकतर में 150 कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 7.5 नंबर दिखा रहा है, लेकिन उसमें 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय। प्रश्न है आपका, प्रश्न है व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं, उसके बारे में बताएं। हमेशा प्रश्न आता है, परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न भैया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 16 संस्कार इन हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ जो है महमूद गजनबी अटैक ऑन इंडिया, भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण के क्या कारण थे और क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में बताना है। सेक्शन सी की बात की है तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इनको आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, हम 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, और सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में, ताकि आप उसके उत्तर को लिख पाए। 9वां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वर्णाश्रम सिस्टम एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी कि वर्णाश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। वही अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाई अशोका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। इससे पहले एक मैराथन क्लास मैंने और ली है, जिसमें मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की पूरी श्रृंखला बता रखी है, सभी यूनिट्स के प्रश्न उसमें शामिल किए गए, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पड़ी हुई यूट्यूब पर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू कंसीडर टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड व्हाई, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक आप किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। वैसे मैं तो समुद्रगुप्त को मानता हूं, तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। समुद्रगुप्त ही था बेसिकली, देखें तो। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, who were the Rajputas, describe the different views regarding the origin of the Rajputas, यानी कि राजपूत कौन थे और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है who was मोहम्मद गजनबी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट अटैक्स कैरीड आउट बाय हिम, यानी महमूद गजनबी के कौन था, उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमणों की व्याख्या कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो इन सभी पेपर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2026-27 की परीक्षा के लिए, 25-26 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो खंड आ की बात की जाए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था बेटा, मेगास्थनीज की अगर बात की जाए तो मेगास्थनीज जो है एक विदेशी यात्री था। ये सेल्यूकस निकेटर का एक जो है राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती अशोक माने जाते हैं, मतलब वही हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य बहुत विद्वान थे। सेल्यूकस निकेटर एक बार आक्रमण करने के लिए भारत में आते हैं, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में घमासान युद्ध होता है। और जब घमासान युद्ध होता है, ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी और चाणक्य की चातुरी, चाल और बुद्धि की वजह से सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर, जो आपको पता होगा महान सिकंदर था, अलेक्जेंडर जिसका नाम कहा जाता है, वहां पर हम लोग तो सिकंदर कहते हैं, लेकिन वहां पर उसको अलेक्जेंडर कहते हैं। तो अलेक्जेंडर महान जो था, सिकंदर जिसको कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया को विजय प्राप्त करने के लिए अपना वो कर दिया था, तो वह सिकंदर जो है भारत पर भी आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन भारत में तमाम सारी चीजें करके उसको वापस कर दिया गया था। ठीक है, अब जब वो वापस चला गया था सिकंदर, तो वहां पर रास्ते में उसकी मतलब मात मृत्यु हो जाती, तो उसके आदमी की राजा कौन बनता है वहां का, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को शक था इन लोगों पर, तो दोबारा से आक्रमण करता है। जब उस समय शासन कर रहे होते हैं कौन, मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि नंद वंश का शासन समाप्त हो जाता है। नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को मार देता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद में गद्दी अब चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आ जाती है, और अखंड भारत की जो संकल्पना है चाणक्य की, वो साकार होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य महोदय विष्णुगुप्त बैठे हुए हैं। विष्णुगुप्त ही चाणक्य का नाम है, कौटिल्य भी कहते हैं, जिनकी रचना अर्थशास्त्र में तमाम प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, तो वही चाणक्य की बात की है, तो चाणक्य वो व्यक्ति हैं तो जिन्होंने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने चातुरी जो है दिमाग का प्रयोग करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया, और उस छोटे से बच्चे को उठा करके एक महान सम्राट का राजा बना दिया। ठीक है, नंद वंश का संहार कर दिया, क्योंकि चाणक्य को का अपमान कर दिया था घनानंद ने, इसीलिए उसने कसम खा ली थी चाणक्य ने कि अब चोटी उसी दिन बांधी जाएगी जब जो है अब हम जो है जब तक तुम्हारा विनाश नहीं कर देंगे। क्योंकि ब्राह्मणों की ईगो, और उस समय चूंकि ब्राह्मण
जो होते थे पहले, ऋषि मुनि अगर उनको कोई कुछ कह देता था तो श्राप दे देते थे। और प्रथा ना जाए दो ब्रह्म ऋषि वाणी, ब्राह्मणों की बाणी पहले प्रथा नहीं जाती थी। आज का मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले जो ऋषि मुनि कह देते थे वो सत्य हो जाता था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, वो एक बार मौज करने के लिए गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया, मतलब सॉरी, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पेट में मूसल होगा, और वो जो है मूसल हुए और उसी से पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को उनके आगे झुकना पड़ा। तो तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि इंद्र पुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरी, विप्र द्रोह पावक सो गई। विप्र का द्रोह करने से अगर कोई व्यक्ति करता तो अग्नि के समान वो भस्म हो जाता है। वह व्यक्ति इंद्र के वज्र से, इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, वो इंद्र के वज्र से, ममसूल विशाला ने भगवान शंकर के त्रिशूल से बच सकता है। काल दंड हरि चक्र कराला, और काल के फांस से बच सकता है, वो यमराज के दंड से बच सकता है, वो सुदर्शन चक्र से बच सकता है, लेकिन वो विप्र का द्रोह कर लिया तो अग्नि के समान भस्म हो जाता है। ये तो ब्राह्मण जो चंद्रगुप्त मतलब चाणक्य थे, उन्होंने एक प्रकार से संकल्प ले लिया, ठीक है, और संकल्प लेकर के विनाश कर दिया। ऐसा एक प्रकार से विद्वान, ऐसा एक प्रकार से महान विद्वान भारत में था उस समय। और उसी समय जब सेल्यूकस निकेटर अपनी महान सेना लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है, उस समय चाणक्य की चालाकी और उनके जो है बुद्धि कौशल और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस ने इसको बुरी तरीके से पराजित किया सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, और ये हार जाता है। और हारने के बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर देता है किसके साथ, क्योंकि चाणक्य प्रस्ताव रखते हैं कि पुत्री का शादी कर दो, पुत्री की शादी कर देता है ये सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, किसकी, उसकी नाम था हेलेना, हेलेना का नाम शादी कर देता है, हेलेना का किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन ये कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य उनको बता देते हैं कि भाई शादी तो जरूर करवा दूंगा, क्योंकि शादी कर लोगे तो दोबारा से ये लोग आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इनका बच्चा जो है कभी राजा नहीं बनेगा। यानी कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच से कोई संबंध होगा और उस संबंध से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा कभी नहीं बनेगा, ये एकदम से स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा कि चाणक्य ने ये बुद्धि क्यों लगाई, चूंकि दोबारा से ये लोग आक्रमण ना कर दे हमारे ऊपर, क्योंकि आज हम सबल हैं तो हमने जीत लिया, लेकिन हो सकता है कल हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चे आए, चंद्रगुप्त के बच्चे आए और राजा बने और वो ना संभाल पाए। इसीलिए एक प्रकार से क्या किया गया, इसीलिए चाणक्य ने ये दिमाग लगाया और शादी हो जाती है। तो वो देख रेख के लिए यहाँ पर मेगास्थनीज नाम का एक दूत भेजता है सेल्यूकस निकेटर, जो कि यहाँ पर आकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और यहीं पर रह करके वो तमाम सारी चीजें लिखता रहता है और भारत के बारे में लिखता है। उस एक पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। इंडिका पुस्तक में जो है भारत के बारे में, तत्कालीन समाज के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। तो पूरी डिटेल से मैंने आपको जानकारी बता दी। परिचय, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। योगदान इसका यह बेटा कि उसने भारत में रह करके अपने अनुभवों को इंडिका नाम की पुस्तक में लिपिबद्ध किया, लिखा। महत्व उसका यह है कि इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, जैसे भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन जो हुआ, ऐसा बताया किसने, इंडिका पुस्तक में इसका मेगास्थनीज ने। भूगोल की विस्तृत जानकारी भी भारत के संदर्भ में देता है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। उधर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इधर इसकी इंडिका, और उधर आप देखते हैं और भी तमाम सारे ग्रंथ जो है लिखे जा रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रेट बात, महास्नानागार। देखिए, महास्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल जो है मोहनजोदाड़ो, वहीं से प्राप्त हुआ है एक बड़ा स्नानागार, यानी कि एक बहुत बड़ा एक प्रकार से स्विमिंग पूल प्राप्त हुआ है, जो एक विशाल सार्वजनिक संरचना थी जहां पर किसी फंक्शन में लोग नहाया करते थे संयुक्त रूप से। संरचना कैसी थी इसकी, यह एक विशाल आयताकार जलाशय हुआ करता था जिसके दोनों सिरों पर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। दोनों तरफ से लोग उतरते थे, चढ़ते थे, सीढ़ी बनी हुई थी, वहां पर जाकर के नहाते थे, ठीक है। और चारों ओर वस्त्र बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे थे, यानी चारों तरफ छोटे छोटे कमरे थे वस्त्र बदलने के लिए, यानी यहाँ पर संयुक्त रूप से लोग स्नान किया करते थे किसी फंक्शन में, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है। महत्व इसका यह है कि पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा, जो सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक आस्था और निर्माण कला को दर्शाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सभा और समिति। सभा और समिति के बारे में बताएं। सभा और समिति की बात की जाए तो सभा और समिति वैदिक काल की 2 महत्वपूर्ण जनजातीय संस्थाएं हुआ करती थी। सभा और समिति को 2 जुड़वा बहनें भी कहा गया है, ठीक है। सभा की अगर बात की जाए तो यह एक छोटी और अधिक चुनिंदा संस्था हुआ करती थी। उस समय छोटी और चुनिंदा संस्था हुआ करती थी जिसमें कुलीन या वृद्ध व्यक्ति जो होता था वो भाग लेता था। इसमें न्यायिक कार्यों, खास करके न्याय से संबंधित जितने भी कार्य होते थे उसको किया जाता था सभा में, ठीक है।
तो सभा में जैसे किसी को न्याय दिलाना है तो वो सभा का आयोजन होता था और सभा में पंच बैठते थे और वो निर्णय होता था। ये वैदिक काल की जो संस्थाएं थी। दूसरी संस्था थी वैदिक काल की समिति। समिति की अगर बात की जाए तो यह एक व्यापक संस्था थी, यानी एक बड़ी संस्था थी। समिति जो थी वो सभा से बड़ी हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें साधारण लोगों सहित कबीले के सभी सदस्य भाग लिया करते थे। यह राजनीतिक और धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए बनाई जाती थी समितियां, और राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये समिति निभाया करती थी। तो सभा थोड़ी छोटी होती थी और समितियां थोड़ी बड़ी हुआ करती थी, विस्तृत हुआ करती थी। आगे देखेंगे। मैं तो यह कि ये संस्थाएं उस काल की लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य। चाणक्य कौन थे? देखिए, चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य का नाम था, शुरुआती नाम क्या था इनका? विष्णुगुप्त इनका नाम था। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। इनकी एक रचना है जो कि बड़ी फेमस है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। आज भी चाणक्य के विचार प्रासंगिक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, प्रधानमंत्री और मुख्य रणनीतिकार जो थे उस समय यही हुआ करते थे। पूरे भारतवर्ष में इनके ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था उस समय। योगदान इनका क्या रहा? उन्होंने नंद वंश का नाश करने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई थी। किसने? चाणक्य साहब ने। ग्रंथ इनका है अर्थशास्त्र, जो कि बड़ा फेमस है। यह ग्रंथ राजस्व व्यवस्था यानी राज व्यवस्था चलाने के लिए, प्रशासन की नीतियों के बारे में, कूटनीति, कानून और युद्ध कला के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करता है, जो प्राचीन भारतीय शासन कला का अद्भुत नमूना पेश करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन भी इसी पुस्तक में किया गया है, ठीक है। बात ध्यान, राज्य के सप्तांग अंग मतलब 7 अंग होते राज्य के, जैसे कि जो है राजा, अमात्य, मित्र, ठीक है। इसके अलावा दुर्ग, राजकोष, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। किसी भी राज्य में ये सब चीजें होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस चीज और भी चीजों को समझने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी है इसकी, तो आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984, ठीक है, 039 139 इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा बेटा। ये नया नंबर है, क्योंकि पुराना नंबर वाला बंद हो चुका है 9161 वाला, उस पर नहीं करना है एसएमएस, इस नंबर पर करेंगे। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखी गई इस समय। कितने रुपए फीस है बेटा? मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोर्स की अभी पीडीएफ नोट्स के लिए कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये पीडीएफ जैसे पीछे चल रही पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। और 100 रुपए फीस में आपको एक सब्जेक्ट नहीं कि केवल हिस्ट्री का मिल जाएगा, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ये तो हो गया, चलिए ये बात। लेकिन अगर आपको सेकंड, गुरुजी आप सोचते हैं कि गुरुजी हम सेकंड सेमेस्टर क्लास भी जोड़ना चाहते हैं आपसे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ अगर जोड़ेंगे तो क्या हमारा कुछ फायदा होगा? जो कि सेकंड सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए ही है और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए ही है। दोनों का फीस अगर इकट्ठा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपया। लेकिन 200 रुपए आपकी फीस ना रख करके आपके लिए एक ऑफर लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। यह ऑफर सिर्फ बहुत ही कम समय के लिए है। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस करें। मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में दोनों सेमेस्टर का फीस, अगर आप केवल 150 रुपया भी फीस जमा करते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के मेजर, माइनर, को करिकुलर सभी की तैयारी मात्र और मात्र 150 रुपए में दोनों सेमेस्टर करवा दी जाएगी। आप खुद ही सोचिए, एक सेमेस्टर की आप सीरीज खरीदते हैं एक सब्जेक्ट की, तो कम से कम 200 रुपए की सीरीज आती है। 200 रुपए का तो 200 रुपए की किताब आती है, 60 रुपए की सीरीज आती है। आप उसको खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे। लेकिन आप जब हमसे जुड़ते हैं तो मात्र 150 रुपए में आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। आप किताब भी खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं, किताब नीचे लगी होगी यहाँ पर देख रहे होंगे तो किताब भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ेगी। लेकिन उससे आपका सबसे लाख बेटर क्या होगा कि अगर आप 150 रुपए खर्च करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलता है और बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। आपका 1-2 हजार रुपए कम से कम बच जा रहा है अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जुड़ करके बढ़िया तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ नोट्स, मेजर का, माइनर का, को करिकुलर का, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा उच्च क्वालिटी की। डाउट सेशन में आपको क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। सब कुछ आपको आगे गाइडेंस वगैरह देता रहूंगा। इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजों को समझ पाएंगे। जिनको भी जुड़ना है, वैसे सभी को जुड़ना चाहिए, तुरंत एसएमएस करें, तुरंत जुड़ जाएं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है आपका द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संहिता के बारे में बताएं। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संहिता की बात की तो चतुर्थ बौद्ध संहिता
ईसा की प्रथम शताब्दी में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संस्कृति जो है शुरू करी गई थी कश्मीर के कुंडल ग्राम में या सॉरी कुंडल वन में। परिणाम इसका ये निकला। अध्यक्ष कौन थे इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। परिणाम ये निकला इसका। इस संगति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था बौद्ध धर्म का दो प्रमुख संप्रदायों में बंटवारा हो जाना। एक हीनयान संप्रदाय बन गया बौद्ध धर्म में और दूसरा था महायान संप्रदाय। दोनों में औपचारिक विभाजन हो चुका था, यानी कि एकदम से लिखा पढ़ी वाला विभाजन हो चुका था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बंट चुका था। हीनयान और महायान शाखा दो बौद्ध धर्म की बंट चुकी थी। ठीक है, इसमें ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, विशेषता इसकी है कि यह त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, और जिन्हें महाविभाषा के नाम जो है महाविभाषा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आज का छठा नंबर, पूरा पाषाण काल के बारे में बताएं। पूरा पाषाण काल की अगर बात की जाए बेटा, तो पूरा पाषाण काल जो होता है मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है, जिसे आदिम पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, जीवन की बात की है तो इस काल का मानना मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था। उसका जीवन खानाबदोश यानी कि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था, शिकार करता था केवल भोजन के लिए, और शिकार तथा खाद्य संग्रहण पर आधारित था, और केवल शिकार वगैरह करके पत्थर से मार करके कच्चा मांस वगैरह खाया करता था। पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल आता है, और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। इस युग के उपकरण की बात की जाए तो अनगढ़े और अपरिष्कृत होते थे, जैसे कि हस्त कुल्हाड़ी, हाथों की कुल्हाड़ी, खड़क, तमाम चीजें इसे पत्थरों से बना लेते थे। इनका प्रयोग मुख्य रूप से शिकार और चीरने फाड़ने में किया जाता था, मांस वगैरह को। ठीक है, आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताएं। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बढ़िया प्रश्न है। परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। संरचना की बात करें तो नगर दो भागों में विभाजित हुआ करते थे। पहला होता था दुर्ग यानी किला, जहां पर राजा महाराजा और बड़े लोग रहा करते थे। ठीक है, जो है ऊंचा शासक वर्ग के लिए होता था, और निचला हिस्सा होता था, ठीक है, जहां पर लोग जो है आम जनता रहती थी, आवासीय होता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। समकोण माने कि सड़क एकदम से सीधी सीधी ऐसे होती थी। ठीक है, सड़कों के जस्ट बगल नालियां हुआ करती थी, नालियां ढकी होती थी, पक्की ईंटों की नालियां बनी होती थी, पक्की ईंटों के मकान भी बने होते थे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर घर बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर पूरा किनारे किनारे घर, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एकदम सीधी सीधी, चौराहे एकदम सीधे सीधे हुआ करते थे, जिसको आप ग्रिड प्रणाली भी कह सकते हैं। ठीक है, विशेषता ये है कि भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, यानी घर वगैरह पक्की ईंटों से बनते थे। ठीक है, यहाँ जल निकासी की एक अत्यधिक जो है सुविधा या विकसित और ढकी हुई नाली प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, यानी कि ढकी हुई प्रणाली थी नाली की। ठीक है, जो उस काल के उत्कृष्ट शहरीकरण को दर्शाती है। आजकल शहरों में जो है ढकी हुई नालियां देखने को मिलती हैं, लेकिन उस समय आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगर में भी, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न यानी जैन धर्म के बारे में बताएं। त्रिरत्न क्या होता है? देखिए परिचय। त्रिरत्न जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, जिसे जैन मुनियों ने मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन बताया है। तीन रत्नों के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। पहला रत्न आपका है सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ। जैन धर्म के सत्य में पूर्ण विश्वास रखना, यानी जैन धर्म जो है सत्य पर विश्वास रखते हैं। दूसरी बात सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, संदेह रहित और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना इनका उद्देश्य रहा है। और तीसरी बात है समय का आचरण यानी कि राइट कंडक्ट, यानी व्रतों का पालन करते हुए इंद्रियों पर नियंत्रण करना। इंद्रिय मतलब क्या होता है? जैसे कि अपने आंख, नाक, कान, त्वचा, इन सभी पर आपको कंट्रोल रखना है। तो इंद्रियों निग्रह जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसको वेदों में आप देखते हैं इंद्रिय निग्रह, या फिर जो अष्टांग योग होता है उसी में जैसे यम नियम, ध्यान धारणा प्रत्याहार वगैरह होता, तो वही सब आपका इसमें तीन दर्शन। सम्यक दर्शन यानी कि आपके विचार एकदम से पूर्ण रूप से सत्य हो। ठीक है, समय ज्ञान यानी आपकी जानकारी एकदम से सही जानकारी हो, संदेह रहित ज्ञान आपके पास हो। आचरण भी आपका बिल्कुल सही, यानी कि आपकी इंद्रियां जो है आपके कंट्रोल में हो। ठीक है, इन तीनों के संतुलित पालन से ही कर्म का क्षय होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मगध के उत्कर्ष के कारण, काउजेस फॉर द राइज ऑफ मगध। मगध के बारे में बताएं। देखिए परिचय समझे इसका। मगध एम्पायर, देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध यानी वर्तमान में पटना और गया का क्षेत्र, पूरा ये मगध का एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, गया और पटना नाम का जो जिला है बिहार का, वहां पर
सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है जनपद कौन था? यही था आपका मगध महाजनपद। भौगोलिक कारण इसका ये रहा कि यह क्षेत्र लोहे के विशाल भंडारों, खास करके हथियार और उपकरण और उपजाऊ गंगा के मैदान यानी समृद्ध कृषि से संपन्न हुआ करता था। इसीलिए आप देखते हैं पूरे के पूरे जितने भी जो है 16 महाजनपद थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली यही महाजनपद हुआ करता था। राजनीतिक कारण राजगृह और पाटलिपुत्र जैसी राजधानियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हुआ करती थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासकों ने सैन्य शक्ति का विकास यहीं पर किया था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इन भौतिक और राजनीतिक लाभों ने मगध को साम्राज्यवादी शक्ति बनाने में मदद करी और मगध ने एक प्रकार से अपने आसपास के समस्त साम्राज्य को अपने में मिला लिया और एक बड़ी इंपायर निकल करके मगध साम्राज्य सामने आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न आपके आ चुका है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताएं। देखिए परिचय, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का और उनके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाला एकमात्र या एक महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत है। जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में उल्लेख है कि उन्होंने कितने विजय जीते हैं। और वैसे समुद्रगुप्त एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आज जितने भी युद्ध लड़े हैं उनके सभी युद्ध उसने जीता है, कम से कम नहीं तो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, 100 से अधिक युद्धों को जीत करके आया। स्थान और रचना, यह प्रशस्ति इलाहाबाद यानी प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरसेन ने संस्कृत भाषा में की है। ठीक है, दरबारी कवि कौन थे? हरसेन। हरसेन की रचना कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त के विजय के बारे में उल्लेख करती हुई रचना है। महत्व इसका यह है कि यह समुद्रगुप्त की दिग्विजयों यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को जो जीता था समुद्रगुप्त ने, दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित किया और उसकी कला प्रेम यानी जैसे कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को दी जाती, तो कविता के प्रति प्रेमी भी था। इन सभी का विस्तृत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करती है रचना प्रयाग प्रशस्ति जो है एक लेख है जो कि इलाहाबाद में उत्कीर्ण किया गया है। क्लियर, यानी कि प्रयागराज में। आगे देखते हैं सेक्शन बी यानी खंडवा की बात की है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में आते हैं। देखिए 6वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है लघु उत्तरीय का। व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ द, यानी कि 6वां मतलब कि आपका ये पहला क्वेश्चन सत्य लघु उत्तरीय का पेपर के हिसाब से 6वां प्रश्न क्या पूछा गया था? व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत क्या है, इसके बारे में बताएं। साहित्यिक स्रोत देखें, लिखेंगे परिचय, भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए लिटरेरी स्रोत जो है यानी कि साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें मोटे तौर पर धार्मिक और धर्मेतर साहित्य में बांटा जा सकता है। जैसे कि पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। धार्मिक साहित्य में जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात की जाए तो इसमें वेद आपके आ गए, जिसमें 4 वेद, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है और दूसरा वेद आपका है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है इन सभी में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ब्राह्मण आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक माने होता है जो जंगल में जाकर के जो वानप्रस्थी लोग जो है जिस ग्रंथ को लिखते थे पढ़ते थे उनके लिए है। और उपनिषद जिनसे वैदिक काल की संस्कृति, धर्म और दर्शन की जानकारी मिलती है। पुराणों जैसे मत्स्य पुराण वगैरह से भी जानकारी मिलती है। और महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी, महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने करी। इन दोनों रचनाओं से भी जो है ये धार्मिक साहित्य जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं और वंशावलियों का विवरण जो है दिया जाता है, इस सभी ग्रंथों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ठीक है, ये आपके जो है धार्मिक साहित्य के लिटरेरी स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। दूसरा है आपका बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। जैसे त्रिपिटक में एक पिटक का नाम है सुत्त पिटक, एक का नाम है विनय पिटक और एक का नाम है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक जो होते हैं ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ में सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। जातक कथाएं भी इसकी कथाएं, जैसे बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनको जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो कहानियां है वो, और मिलिंद पहो नाम की एक रचना है। नागसेन और मिनांडर जो था उसी के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर के काफी संवाद हुआ था, नागसेन और मिनांडर फर्स्ट के बीच में। तो उसी रचना को मिलिंद पहो के नाम से प्रकाशित करवाया गया। उस रचना में भी आप देखते हैं जानकारी मिलती है हमसे। इसके अलावा जैन ग्रंथ की बात की तो ये सब धार्मिक साहित्य के ग्रंथ हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ में जैसे आगम ग्रंथ, आगम माने जैसे कल्पसूत्र वगैरह हो गए, जिनसे जैन धर्म के सिद्धांतों और महावीर के जो है जीवन की जानकारी मिलती, महावीर के जीवन की जानकारी यानी कि महावीर जैन की जो है जानकारी मिलती है। तो इन सभी के बारे में तो ये जैन ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ से भी कुछ जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है इतिहास के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सब जो है
इतिहास को जानने का एक साहित्यिक स्रोत है, खास करके एक धार्मिक साहित्य है। अब धर्मेतर साहित्य यानी लौकिक साहित्य की अगर बात की जाए, यानी कि जैसे ऐतिहासिक चीजों की जो धर्म से हट करके पुस्तकें लिखेंगी राजा महाराजाओं को लेकर के, जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको कह सकते हैं, जैसे कि आपका बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, सॉरी बाणभट्ट की हर्षचरित। बाणभट्ट की आत्मकथा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, लेकिन बाणभट्ट जो एक कवि हुआ करते थे और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। तो बाणभट्ट की हर्षचरित नाम की रचना हर्षवर्धन के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। वहीं पर कल्हड़ की राज तरंगड़ी कश्मीर के राजाओं का एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करती है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी, ठीक है, इसमें ललिता मुक्तापीठ वगैरह के बारे में बढ़िया विस्तार से बताया गया है। वैसे कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के राजाओं का जो इतिहास रहा पूरा सिस्टम से पूरा बताया गया है इसमें। जीवनी वाला नाटक की अगर बात की जाए तो जीवनी और नाटक, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय पर प्रकाश और कालिदास के नाटक, ये सब जो है जीवनी और नाटक में रहे हैं। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस भी उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देने की एक महत्वपूर्ण रचना है, विशाख दत्त ने लिखा है। नंद वंश के पतन, नंद वंश का पतन कैसे हुआ, खास करके घनानंद का, और मौर्य वंश का उदय ने कि चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे, उसके बारे में बढ़िया जानकारी देती है। और कालिदास का नाटक जो है तमाम से अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम जैसे तमाम नाटक जो हैं उसमें भी कुछ जानकारी इतिहास की मिल जाती है। विदेशी विवरण में आप देखें मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से जानकारी मिल जाती है। और फाहियान और ह्वेनसांग आए थे, ये चीनी यात्री थे, उनके द्वारा भारत में जानकारी, जैसे ह्वेनसांग जो है आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। सीयू की नाम की पुस्तक लिखता है और उसमें बढ़िया तरीके से समझाता है भारत के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है साहित्यिक स्रोत, जो कि इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे मुख्य ग्रंथ होते हैं। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 16 संस्कारास इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का क्या महत्व है, उसके बारे में बताएं। देखिए हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के महत्व की बात की तो इसका परिचय समझें। हिंदू धर्म में 16 संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर के व्यक्ति के मृत्यु तक जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को पवित्र और व्यवस्थित बनाने वाले एक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। महत्व की अगर बात की है तो सामाजिक धार्मिक शुद्धिकरण, इसका ये संस्कार जो होते हैं व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक रूप से शुद्ध करते हैं और उसे समाज में उसकी भूमिका निभाने के लिए तैयार करते हैं। जो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे पुंसवन संस्कार जन्म से पहले का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, चूड़ाकरण, जातकर्म, ठीक है, मुंडन, चौल मुंडन जिसको कहते हैं। इसके अलावा अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है, इसके अलावा आपका कर्णभेद संस्कार, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको आप कह सकते हैं समावर्तन, यज्ञोपवीत संस्कार यानी कि गुरु के समीप जाना, ठीक है, जिसको कह सकते हैं आपका क्या कह सकते हैं, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार, इसको उपनयन संस्कार, ये सब संस्कार होता है, ठीक है। निश्चित जीवन चरण, ये संस्कार मानव जीवन को विभिन्न निश्चित चरणों में बांटते हैं, जैसे कि गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, शिक्षा, विवाह, इन सभी को लेकर के संस्कार है। प्रत्येक क्षण के लिए एक एक दायित्व बोध को प्रदान करते हैं और 16 संस्कार बड़े जबरदस्त तरीके से बताए गए हैं। सबसे लास्ट संस्कार होता है आपका अंत्येष्टि संस्कार, जिसको 13वीं वाला अगर बोलते हैं वो नैतिक विकास। इससे नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट होता है इन संस्कारों से। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञोपवीत में जो है 3 धागे की जनेऊ होती है। जब तक एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को 3 धागे की जनेऊ पहनाया जाता है, जब उसकी शादी हो जाती तो वह व्यक्ति 4 धागे मतलब कि 6 धागों की जनेऊ पहनता है। 3 धागा उसका होता है और 3 धागा उसकी पत्नी का संबंधित होता है, अर्धांगिनी का, ठीक है। तो 4 मतलब कुल मिलाकर के 6 धागों की जनेऊ होती है। जनेऊ का जो मंत्र होता है उसका उल्लेख किया गया है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात्। यज्ञोपवीत जो होता है इस संस्कार को करने के बाद में ही कोई व्यक्ति द्विज जाति के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर एक ब्राह्मण बच्चा है और उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है और एक शूद्र का बच्चा है उसका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है, ब्राह्मण का बच्चा अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो शूद्र के बराबर होता है, ठीक है, उसको ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जब उसके कर्म होते हैं उसको दीक्षा लेता है और दीक्षा अंत हो जाता है, उसका यज्ञोपवीत होता है, तब जाकर के वो दीक्षा का अंत हो जाए उसके बाद में फिर वो ब्राह्मण माना जाता है। मान करके चलो कि जब वो वेद पढ़ने का अधिकारी तभी बनता है, यानी उपनयन संस्कार उसका तभी संपन्न होगा जब वो यज्ञोपवीत धारण करेगा।
इसीलिए उपनयन को ही यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। ठीक है। अब होता यह है कि यज्ञोपवीत जो व्यक्ति नहीं पहनता उसको वेद छूने का भी अधिकार नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो। ठीक है। और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था उसको एक प्रकार से वेद छूने का अधिकारी वो मान लिया जाता, उसको वेद पढ़ने का अधिकारी वो था। जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करते थे, 8 साल पर ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। ठीक है। 12 साल पर क्षत्रियों का यज्ञोपवीत और 10 साल पर क्षत्रियों का और 12 या 14 साल पर आपका वैश्य का यज्ञोपवीत के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको समझें। नैतिक विकास, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार व्यक्ति को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है, जिससे उसका नैतिक और बौद्धिक विकास होता है। विवाह संस्कार व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, प्रेरित करता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक बंधन होता है। ये समारोह परिवार और समुदाय को एक साथ लाते हैं, जिससे पारिवारिक और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। पुनर्जन्म की तैयारी भी होती है। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है मृत्यु के बाद वाला संस्कार, जो तेरहवीं वगैरह की जाती है, व्यक्ति की आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करता है, जो पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास को दर्शाता है। और इस तरीके से वो हमारे जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो गई उसको हम खिलाते 13वें दिन तक खिलाते हैं कि भाई ये जो हम खिला रहे हैं हमारा पूर्वज जो मृत्यु की घाट उतर गया है या मृत्यु जिसकी हो गई है वो एक प्रकार से इसको पाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीजों को करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर। प्रश्न आपका भैया, व्हाट वर द रीजन एंड इम्पैक्ट्स ऑफ मोहम्मद गजनवीज अटैक ऑन इंडिया? भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि परिचय की बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण के कई कारण थे। पहला कारण देखिए, धन की लालसा, यानी भारत में बहुत ज्यादा धन था और इसको खटक रहा था और ये धन जो है कमाना चाहता था। एक लुटेरा था बेसिकली, मोहम्मद गजनवी जो था एक लुटेरा था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत के समृद्ध मंदिरों और नगरों से अपार धन लूटना था, जिसका उपयोग वह मध्य एशिया में अपने विशाल साम्राज्य और सेना के विस्तार के लिए कर रहा था। उसको धन की जरूरत थी और धन उसको कहां पर दिखी? भारत में दिखी। ठीक है। दूसरा कारण था धार्मिक उत्साह। वह खुद को इस्लाम का संरक्षक मानता था। वह मूर्ति पूजा को समाप्त करना चाहता था। मूर्ति भंजक उसको कहा जाता है, इसीलिए मूर्तियों को तोड़ता रहता था, मंदिरों को तोड़ देता था, मूर्तियों को तोड़ देता था। तो उसके नाम पर भारत में मंदिरों जैसे सोमनाथ मंदिर को इसने नष्ट करना चाहा, बहुत बार चाहा लेकिन नष्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाया। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार की वजह से भी ये कर रहा था। गजनवी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहता था, ताकि जो है आसपास के इलाकों से आक्रमण ना हो और हम एकदम से सुरक्षित हो जाए। इसके कई कारण थे आक्रमण के। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो आक्रमण के यही कारण थे। मेन कारण था इसका धन का लूटना, ये मुख्य कारण था। इसका प्रभाव ये पड़ा इसके आक्रमण का, लेंगे आक्रमण का प्रभाव लिखेंगे। अपार धन की लूट की इसने, भारत की अपार संपदा लूट ली गई, जिससे देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। राजनीतिक अस्थिरता फैल गई इसके आने से। इन आक्रमणों ने उत्तर भारत के छोटे छोटे जो हिंदू राज्य थे, जैसे कि शाही वंश के जो शासक थे, उनकी कमजोरी को उजागर कर दिया और हिंदुओं के एक प्रकार जो हिंदू शाही वंश था वो धीरे धीरे उसकी जो है पर्दाफाश होने लगा, जिससे उनके बीच की अक्षमता और फूट और बढ़ती चली गई। ठीक है, इस तरीके से आपस में ये लोग लड़ रहे थे। बाहरी सत्ता ने इन सभी को झकझोर दिया करके। सांस्कृतिक और धार्मिक आघात, प्रसिद्ध मंदिरों का विनाश हुआ, जिससे भारतीय कला, संस्कृति और धार्मिक आस्था को गहरा आघात पहुंचा। इसके अलावा इस्लामी संस्कृति का प्रवेश भी भारत में हो चुका था। इन आक्रमणों ने भारत में इस्लामी संस्कृति और राजनीतिक प्रभुत्व के मार्ग प्रशस्त कर दिए थे, जिसका प्रभाव बाद में मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से स्पष्ट हुआ। आप देखते हैं, पहले मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति 712 ईस्वी में आक्रमण करता भारत पर। उस समय 712 में सिंध पर एक राजा थे, उनका नाम था दाहिर, वो शासन कर रहे थे। दाहिर को पराजित कर देता है मोहम्मद बिन कासिम और आप देखते हैं इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है और यही से मुस्लिम इन्वेजन या जो है भारत में हो जाता है, तुर्क इन्वेजन हो जाता है। सेक्शन सी यानी खंड सा की बात की जाए तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोला जाता है। 15 नंबर का एक प्रश्न, विस्तृत उत्तर आपको लिखना है 500 शब्दों में कम से कम। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया भैया, यानी कि दीर्घ उत्तरीय। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वर्णाश्रम सिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है या आप क्या समझते हैं इससे, विस्तार से बताइए। वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम की अगर बात की जाए तो भारतीय जो है व्यवस्था में, वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की बुनियादी संरचना थी,
यह दो प्रमुख स्तंभों में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में बटी हुई थी। इसके संयोजन को दर्शाता है। इसका उद्देश्य समाज और व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और संतुलित करना था। यानी कि वर्ण व्यवस्था जो थी, एक ये वेदों में बताया गया, वैदिक समाज जो था वर्ण व्यवस्था उसमें विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था माने कि जो है समाज जो था 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसका श्लोक आपको देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि ब्रह्मणो वस्य मुखमासीदा बाहुराज्यान्याकृतः उरुतदस्यद वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीदा, यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के मुखमंडल से होती है। बाहु राजान्य कृता, यानी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है। उरु तदस्य वैश्याः, यानी कि उरु माने जंघा, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति होती है। और पदभ्याम शूद्रो अजायतः, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग भागों से मानी जाती है। इसी की वजह से जो ब्राह्मण, जो मुखमंडल का काम है, क्या काम है, ये विद्वता का अध्ययन करता है। विद्वान होते तो ब्राह्मण लोग ने विद्या को पकड़ा, धन देना, दान लेना, दान देना, अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, ये सब काम ब्राह्मणों के पास रख दिया। कर्म कांड करवाना, यज्ञ करवाना, ये सब काम ब्राह्मणों के पास रखा गया। बाहुराज जनक, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति। तो भुजा क्या काम करती है, ये काम करती है लड़ने भिड़ने का, रक्षा करने का। तो ये एक प्रकार से इसका काम क्या होगा, क्षत्रियों का रक्षा करना, राजपाट संभालना। ठीक है। उरु माने जंघा, जंघा जो होती है बेसिकली पेट का इलाका जो होता है पूरा, ये जो होती है व्यापार के लिए जानी जाती है। तो व्यापारिक जो दृष्टिकोण था, व्यापारिक जो काम की अवस्था वो वैश्यों ने ले लिया। और पैर यानी शूद्र जो था वो एक प्रकार से उसके लिए जो भी काम, जैसे कि ये व्यक्ति काम जो करते थे, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करने लायक था वो शूद्र की श्रेणी में चला गया। पहले वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित हुआ करती थी। अच्छा, वर्ण व्यवस्था में जो नियम थे, जो इसके वर्ण व्यवस्था के बड़े ही लचीले थे। जैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति अगर उसके पास पौरुष है, उसके पास बल है, क्षमता है, तो वो क्षत्रिय बन जाता था। जो क्षत्रिय है अगर उसने ब्राह्मणों के कर्म को अपना लिया तो वो क्षत्रिय, वो ब्राह्मण बन जाता था। शूद्र की बात की जाए तो शूद्र भी ऐसा हो सकता था। शूद्र अगर ब्राह्मण वाले जैसे कर्म करता था, यज्ञ भी संस्कार करवा लेता था अपना, और विद्वान होता था, तो वह एक प्रकार से ब्राह्मणों के समकक्ष माना जाता था या ब्राह्मण मान लिया जाता था। ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य सभी का यानी कर्म के हिसाब से सब व्यवस्थित था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें वर्ण व्यवस्था का जो एक प्रकार से जटिलता है वो बढ़ती गई, और वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे करके जाति व्यवस्था का रूप वर्ण व्यवस्था ने ले लिया। ठीक है, तो यही थी भैया वर्णाश्रम व्यवस्था। इसके बारे में भी मैं फिर विस्तार से आपको बताने वाला। वर्ण व्यवस्था हेडिंग डालेंगे, वर्ण सिस्टम लिखेंगे अर्थ। वर्ण व्यवस्था सामाजिक वर्गों के विभाजन से संबंधित है, जिसका आधार आरंभ में कर्म और बाद में जन्म माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद में 4 वर्ण है। यह व्यवस्था समाज को 4 मुख्य वर्गों में, वर्णों में विभाजित करती है, जो मैंने आपको बताया। ब्राह्मण, इनका कार्य होता था शिक्षा देना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करना था। इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, यानी कि ब्राह्मण जो थे सर्वमान्य हुआ करते थे, ब्राह्मणों की बात को सभी लोग मानते थे। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। इनका कार्य था शासन करना, युद्ध करना और समाज की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम था। तीसरे थे वैश्य। इनका कार्य था कृषि करना, व्यापार करना और पशुपालन करना। इनके माध्यम से समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना वैश्यों का काम हुआ करता था। शूद्रों का काम क्या था, शूद्र, इनका कार्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना होता था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्रों का काम हुआ करता था। ठीक है, इस तरीके से समाज बटा हुआ था। विकास, आरंभिक वैदिक काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित हुआ करती थी, यानी पेशे के आधार पर हम शूद्र, वैश्य और वर्ण मतलब की जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते थे, जिससे सामाजिक गतिशीलता संभव थी, यानी कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में जा सकता था, यानी सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी यहाँ पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद में, उत्तर माने बाद में, वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद तक आते आते यह जन्म पर आधारित हो गई, यानी वंशानुगत हो गई, यानी कि जिस जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो ब्राह्मण कहलाया, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय, वैश्य वाला वैश्य और शूद्र वाला शूद्र होने लगा। और इसमें कठोरता आ गई, जो नियमों में लचीलता थी अब कठोरता आ गई, जो जाति व्यवस्था का आधार बनी। ठीक है, दूसरा अब वर्ण व्यवस्था आपकी होगी। दूसरा इसी में था आश्रम व्यवस्था। क्या है आश्रम व्यवस्था की बात किया तो 4 आश्रम है। ठीक है, पुरुषार्थ 4 है, उन्हीं पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए 4 विराम की जरूरत पड़ती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, और 4 ही आश्रम हैं, 4 ही वेद हैं और 4 ही वर्ण हैं। क्लियर। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के संपूर्ण जीवन यानी 100 साल को मान करके व्यक्ति को 100 साल जीवित रहता है,
उसको 4 समान चरणों में 25-25 साल का बांट दिया गया है। प्रत्येक क्षण की अलग अलग विशेषता होती है, विशिष्ट लक्ष्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं। 4 आश्रमों की अगर बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम होता है, जिसमें बच्चा यानी पैदा होता है, वहां से लेकर के 25 साल तक की अवस्था ब्रह्मचारी की अवस्था मानी जाती है। यह शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का काल माना जाता है। व्यक्ति गुरु के पास रह करके कठोर अनुशासन में जीवन व्यतीत करता है और ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान को अर्जित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान, ब्रह्मचारी का पूरा जीवन यहाँ पर आपको बिताना होता है। जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उसकी शादी होती है, तब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। 25 से लेकर के 50 साल तक बढ़िया एंजॉय करता है पूरे अपने गृहस्थी जीवन का। यह विवाह, पारिवारिक उत्तरदायित्वों यानी संतान उत्पत्ति करता है, तो संतान का भरण पोषण करता है और धार्मिक, आर्थिक यानी अर्थ तथा काम यानी इच्छा की पूर्ति करता है। यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम तीनों की इच्छाओं की पूर्ति इसी आश्रम में आपको दिखाई पड़ती है। तो जैसे उद्देश्यों को पूरा करने का काल था, इसे सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। अगर आपने कोई भी आश्रम, अगर आपने पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप ब्रह्मचारी भी नहीं, और आपने जो है गृहस्थ आश्रम का पालन कर लिया, तो आप जल्दी सब कुछ आप कर लीजिए। गृहस्थी जो होता है कई सारे जो है ब्रह्मचारी को जन्म देता है और कई सारे जो है सन्यासी को जन्म देता है। तो ब्रह्मचर्य जो मतलब कि जो गृहस्थ होता है उसी पर तीनों के तीनों आश्रम टिके हुए हैं। जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता था तो जंगल की ओर प्रस्थान करता था, इसको वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। 50 से 75 साल की अवस्था, यह पारिवारिक मोह को धीरे धीरे छोड़ करके तप और चिंतन के लिए जंगल यानी वन की ओर प्रस्थान करने को कहा गया। इसीलिए इसको बान माने जंगल प्रस्थ माने जाना, वानप्रस्थ। ठीक है, और इस वानप्रस्थ में जाते समय व्यक्ति कौन से ग्रंथ पढ़ता था? आरण्यक नाम के ग्रंथ होते थे, उन्हीं को पढ़ा करता था। आरण्यक ग्रंथ मतलब कि अरण्य माने जंगल, जंगल में रह करके जो ग्रंथ व्यक्ति पढ़ते थे या लिखते थे उसी को आरण्यक कहा जाता था। ये बात ध्यान रखिए। अगला होता था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की बात की है तो 75 साल से व्यक्ति 100 साल तक का जो उम्र होता था, ये होता था संन्यास आश्रम। यह सभी सांसारिक बंधनों को पूरी तरह से त्याग करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकाकी और निष्प्रेह जीवन जीने की एक प्रकार से प्रयास करता था। और उसमें एक प्रकार से व्यक्ति जब तक मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक 75 साल के बाद में वो भगवान का जो है नाम जपा करता था और अपना पूजा पाठ किया करता था, जो भी हो सकता था, माला वगैरह लेकर के। महत्व उसका ये क्या है? देखिए, सामाजिक संतुलन, वर्णाश्रम व्यवस्था ने समाज में कार्य का विभाजन किया, वर्ण और व्यक्ति के जीवन का विभाजन किया। आश्रम सुनिश्चित करके एक संतुलित और सुव्यवस्थित सामाजिक ढांचा प्रदान किया कि किस तरीके से व्यक्ति का विकास होना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ जीवन के, इन चारों पुरुषार्थों की अगर पूर्ति होती है तभी आप सेटिस्फाई होते हैं। धर्म माने होता है कि आपके जो काम, ऐसे मैं टीचर हूं तो टीचर का धर्म क्या है कि अपने कर्तव्य पर हम डटे रहें, तो वो हमारा क्या है? धर्म हो गया। अर्थ क्या होता है? अर्थ माने तो रुपया पैसा कमाने, कि हम टीचर का कर्म करते हुए पैसा कमा रहे हैं, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, लेकिन अर्थ कब? हम धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके, यानी कि जो अच्छे मार्ग है उसी पर चल करके, 2 नंबरी पैसा नहीं, धर्म के मार्ग पर चल करके अगर हम पैसा कमाते तो वही अर्थ हो गया। और अर्थ यानी उसी पैसे से अगर हम काम यानी अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जो काम की इच्छा होती है उसी को जीवन की, चूंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह एक प्रकार से रुपये पैसे की जरूरत पड़ती, तो रुपया कमाने के लिए धर्म का सहारा लेकर के जब हम पैसा कमाते हैं और उस पैसे से अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तब हम जाकर मोक्ष की प्राप्ति हमको हो पाती है। अगर किसी व्यक्ति की इच्छाएं बची रह जाती हैं तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष माने होता है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, यानी इस पृथ्वी पर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। अब आपको चूंकि 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसे मनुष्य के शरीर में आप अच्छे कर्म कर करके अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें यही पृथ्वी पर और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से इस व्यवस्था ने व्यक्ति को जीवन जीने के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करने का मार्गदर्शन दिया। किसने? आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ने। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय अशोक फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, अशोक ने बड़ा काम किया। सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अभूतपूर्व कार्य, मतलब कि अभूतपूर्व कार्य किया। इसने बहुत सारा काम किया। अशोक के प्रयासों ने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से बाहर विश्व धर्म बनाने में मदद करी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने कई कार्य किए, जैसे कि धम्म नीति का प्रतिपादन किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित अपनी धम्म नीति
का प्रतिपादन किया, जो कि अलग अलग स्थानों पर उसको स्तंभों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम, शिलालेख, स्तंभ लेख तमाम खुदवाया। धम्म का अर्थ या नैतिक आचार संहिता, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, जिसमें बड़ों का सम्मान करना शामिल था, अहिंसा के पथ पर चलना शामिल था, सत्य बोलना और परोपकार करना, ये सब शामिल हुआ करते थे अशोक के उसमें, ताकि सभी धर्मों के लोग इसे अपना सके और सभी धर्म के लोग इसका सम्मान करें। धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, उन्होंने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने वाले लोगों के बीच नैतिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए धम्म महामात्रों नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करी, जो कि धम्म महामात्र जो है लोगों को धर्म के बारे में बताते थे कि किस तरीके से आपको जीना है। इस अधिकारियों का कार्य धम्म के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना हुआ करता था, वो जनता तक इस जो है इसके धम्म के उद्देश्यों को पहुंचाए। चट्टानों और स्तंभों पर अभिलेख लिखवाए गए। अशोक ने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और विशाल पाषाण स्तंभों पर धम्म के सिद्धांतों को खुदवाया। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, इसके अलावा अरमाइक और यूनानी लिपियों में भी लिखे गए, ताकि जो है जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको पढ़ पाए, ताकि आम लोग उन्हें समझ सके। और ये अभिलेख धर्म प्रचार के लिए स्थायी माध्यम बने, चूंकि अरमाइक लिपि हो, यूनानी लिपि हो, खारोष्ठी ब्राह्मी लिपि। खारोष्ठी लिपि जो होती बेटा, ये उर्दू फारसी सभी के लिखने के लिए जानी जाती है। ब्राह्मी लिपि जो है संस्कृत, हिंदी, अभ्रंश, अवहट, नेपाली, प्राकृत सभी के लिखने के लिए जानी जाती है। अरमाइक शैली वगैरह यूनानी शैली जो होती है विदेशी शैली है, जो कि एक प्रकार से यूनान वगैरह की भाषा को लिखने के लिए जानी जाती है, लैटिन वगैरह को। तृतीय बौद्ध संगति, उन्होंने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया था। इस संगति में बौद्ध धर्म में व्याप्त मतभेदों को दूर किया गया और धर्म के प्रचार के लिए एक संगठित योजना को बनाई गई। ठीक है, अशोक के द्वारा विदेशों में भी मिशन दूतों को भेजना इसका एक उद्देश्य रहा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचारकों यानी भिक्षुओं के दल भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका यानी सीलोन, उस समय नाम था श्रीलंका का, तो सीलोन में भेज दिया यानी श्रीलंका में। इसके अतिरिक्त सीरिया, मिस्र, यूनान जैसे पश्चिमी देशों में भी दूत भेज करके प्रचार प्रसार जो वो है बौद्ध धर्म का करवाने का काम किया। इस तरीके से बड़ा प्रचार किया बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म को एक जो है वैश्विक जो स्तर पर लाने का जो काम है वो किसने किया है बौद्ध धर्म का, वो अशोक ने किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अशोक को आज लोग नहीं जानते हैं उतना, ठीक है, अशोक की पूजा नहीं करते, लेकिन अशोक ने बड़ा काम किया है। बौद्ध धर्म चूंकि उस समय एकदम से दब रहा था, बौद्ध धर्म को उठाने का काम अशोक ने किया है। विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया। उन्होंने भारत भर में कई स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची का स्तूप शामिल है। सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है सांची का स्तूप शामिल है। ये संरचनाएं बौद्ध धर्म के अध्ययन और अभ्यास के केंद्र में बनी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्रश्न आ चुका भैया। प्रश्न आपका, व्हाट डू यू कंसीडर टू बी ग्रेटेस्ट रूरल ऑफ गुप्त डायनेस्टी एंड व्हाई? गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? आप किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो परिचय, गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहास का स्वर्ण युग है गुप्त काल। चूंकि सोने के सिक्कों की बात करें, कवियों की बात करें, या वास्तुकला की बात करें, या चित्रकला की बात करें, सभी मामलों में इतिहास का सबसे जबरदस्त काल यही रहा है। गुप्त वंश के शासकों में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य दोनों महान थे, लेकिन समुद्रगुप्त को प्रायः गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है, समुद्रगुप्त को। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी सबसे महान शासकों में नाम आता है। लेकिन हम यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताएंगे, जो कि समुद्रगुप्त उससे ज्यादा महान है चंद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त की श्रेष्ठता के कारण क्यों ये श्रेष्ठ है, देखिए। समुद्रगुप्त की श्रेष्ठता का आधार उनकी असाधारण सैनिक विजयों और कला संस्कृति संरक्षण में निहित है। उनके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हर्षेण के द्वारा लिखित जो रचना है, खास करके प्रयाग प्रशस्ति। हर्षेण जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में जो अशोक का स्तंभ है उस पर जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई। महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था अशोक। ठीक है, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। किसने? समुद्रगुप्त ने, जिसके कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। यानी जो काम नेपोलियन ने किया था फ्रांस में, वही काम भारत में समुद्रगुप्त साहब ने किया। उनकी विजय यात्राएं प्रयाग प्रशस्ति में 4 भागों में वर्णित है। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो है बहुत बाद में आया और समुद्रगुप्त बहुत पहले के शासक है।
समुद्रगुप्त से तुलना करना नेपोलियन की मेरे हिसाब से उतनी सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है उसका जो प्रवेश था वो दूसरा था और इसका प्रवेश दूसरा था। समुद्रगुप्त मतलब किसका, क्या नाम है, नेपोलियन का। नेपोलियन अलग टाइप का था। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित भी हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त के एक भी युद्ध हारने का मेंशन नहीं है और वो हारा था। वो उसका जो है मृत्यु के घाट उतरा था, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं प्राप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं पे समुद्रगुप्त से तुलना, समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन बोनापार्ट से कम नहीं तो कम से कम 10-12 गुना आगे था। ठीक है, एक भी युद्ध हारने का मेंशन आज तक नहीं किया गया इसकी, समुद्रगुप्त के सारे युद्ध जीता। उसकी विजय यात्राएं प्रयाग प्रशस्ति में 4 भागों में बटी हुई, जैसे आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित करके उनका राज्य सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। 9 राज्यों को हराया आर्यावर्त के, उत्तर भारत के शासकों को 9 राज्यों को हरा करके, 9 राजाओं को हरा करके सीधे कब्जा कर लिया। दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, लेकिन उत्तर उदारता पूर्वक उन्हें राज्य वापस भी कर दिया, यानी जीत करके उसके बाद उनका राज्य उनको दे दिया कि भाई तुम ही शासन करो, लेकिन ज्यादा उछलना मत। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत इसको दे दिया गया था। अगला है आपका आटविक राज्य, जैसे जंगलों के राज्य जो थे उसको, जंगल में जो राज्य पड़ते थे उनको अपना दास बना लिया। सीमावर्ती राज्यों और विदेशी शक्तियों जैसे कि शकों को, कुषाणों को एकदम से धराशाही कर दिया इसने। कोई इसके सामने टिक नहीं पाता था। समुद्रगुप्त की आंधी जिस तरफ चलती थी, समस्त भूमंडल ऐसे थर 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 कांपने लगता था। कुशल प्रशासक भी था ये। उन्होंने विजय के बाद एक विशाल और एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया और उसने उसे स्थिर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग शासन नीतियां भी अपनाई। कला और साहित्य का संरक्षक भी था। वह स्वयं एक महान कवि भी था, कविराज था। उनके सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, जो कला के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। तो कला के प्रति प्रेम भी था, साहित्य में भी रुचि रखता था, कवि भी थे। उन्होंने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण भी दिया था। धार्मिक सहिष्णुता थी, यद्यपि वह स्वयं विष्णु के उपासक था, मतलब विष्णु भगवान को मानता था, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई, यानी अन्य धर्मों को खत्म नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया। उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्ण को बोध गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति भी दे दी थी, यानी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था, कला का संरक्षक था और विद्वान भी था। उनकी विजयों ने गुप्त साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत की थी कि बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों को भी उसी पर निर्माण करने का अवसर मिला और इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ भी रहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन बी ए स्मिथ साहब ने किया है, विदेशी इतिहासकार है, तो भाई उसको मानना ही पड़ता है। 12 नंबर, Who were the Rajputas? Describe the different views regarding the origin of the Rajputas. राजपूत कौन थे? राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। देखिए, परिचय की बात की है तो राजपूत शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के प्रारंभिक मध्यकाल, खास करके 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी में उभरे उन शासक वर्गों के लिए किया जाता है जिन्होंने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। उन्होंने भारतीय इतिहास में लगभग 500 वर्षों तक शासन, राजनीतिक और सैनिक वर्चस्व बनाए रखा। ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत। राजपूतों की उत्पत्ति एक विवादित विषय है, इसके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। कोई अलग मत कहता, कोई अलग मत। आइए सभी मतों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। इसके समर्थक है कर्नल जेम्स टाड और विलियम क्रूक। ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत विदेशी जातियों, खास करके शकों से, हूणों से और कुषाणों से, शक, हूण और कुषाण के वंशज हैं, ये इन्हीं के वंशज हैं जो यहीं पर रह गए, जो 6ठी शताब्दी के बाद भारत में आए और धीरे धीरे हिंदू समाज में इन शकों का, हूणों का, कुषाणों का विलय हो गया और यही शक, कुषाण और ये जो है क्षत्रिय यानी कि राजपूत कहलाए। आधार इसका उनकी कुछ प्रथाएं, जैसे कि घोड़े की पूजा करना शकों से, कुषाणों से इनसे मिलती जुलती है। शस्त्र पूजा करना इससे मिलती जुलती है। मध्य एशिया जनजातियों से मिलती जुलती है, इसलिए मध्य एशिया की जनजाति से शक, कुषाण, हूण इन सभी से मिलती जुलती है, इसलिए कहा गया कि भाई ये इन्हीं के वंशज है, लेकिन इसको नकार दिया गया। दूसरा सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है पृथ्वीराज रासो नाम के ग्रंथ के रचयिता चंद्रबरदाई जी ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। ठीक है, ये बात आप ध्यान दें। पृथ्वीराज चौहान का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में
विस्तार से मेंशन किया गया है। इसके समर्थक है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई जी। मत क्या है? यह मत एक पौराणिक सिद्धांत है। इसके अनुसार जब पृथ्वी पर मलेच्छों यानी विदेशी दुष्टों का प्रभुत्व बढ़ चुका था, तो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों को जन्म दिया। अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों को प्रकट किया। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और सोलंकी वंश और चौहान वंश। सोलंकी चालुक्य वंश जो है, चूंकि वातापी के चालुक्य भी और सोलंकी के चालुक्य, तो सोलंकी के चालुक्य वंश की उत्पत्ति देखिए चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार वंश के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान चहमान वंश को उत्पन्न किया। महत्व इसका यह है कि यह सिद्धांत राजपूतों को एक शुद्ध क्षत्रिय मूल प्रदान करने का प्रयास करता है। इस पर भी तनादा जो है, ये भी सिद्धांत बढ़िया है, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने इतिहासकार नहीं मानते हैं। विशुद्ध भारतीय क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये क्षत्रिय वर्जिन थ्योरी। समर्थक गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं इसके समर्थक, और सीवी वैद्य जी। इस मत या इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत प्राचीन भारतीय क्षत्रियों से उत्पन्न हुए। जैसे क्षत्रिय जो थे, खास करके सूर्य वंश की क्षत्रिय, चंद्र वंश की क्षत्रिय जो थे, उन्हीं के वंशज है। यह मत अग्निकुंड सिद्धांत की धार्मिक व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, आधार इसका है कि प्राचीन अभिलेखों और साहित्यों में कई राजपूत कुलों को सीधे सूर्य या चंद्र से जोड़ा गया। जैसे कि आप देखते हैं, राजा भगवान रामचंद्र की उत्पत्ति जो है सूर्य वंश क्षत्रिय में हुई, और चंद्र वंश में जैसे जो पांडव हैं, इन सभी की उत्पत्ति जो है ये चंद्र वंश क्षत्रिय है। ठीक है, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी। समर्थक इसके कौन है? डीएन शर्मा साहब। यह मत सबसे संतुलित माना जाता है। इसके अनुसार राजपूत विभिन्न समूहों, कुछ प्राचीन क्षत्रिय वंशों और कुछ हिंदू धर्म में समाहित हुए विदेशी हमलावरों जैसे हूण के मिश्रण से बने हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राजपूत एक नस्लीय समूह नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सैनिक राजनीतिक वर्ग था जो सामाजिक पदानुक्रम में क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने में सफल रहा, और इस तरीके से राजपूत जो है क्षत्रिय की श्रेणी में आ गए। ठीक है, प्रतिहार, परमार और चालुक्य वंश के जो ये सब थे राजपूत वगैरह, ये सब क्षत्रिय कहलाने के योग्य हो गए। क्लियर? इस तरीके से क्षत्रियों को लेकर के इसमें बारे में बताया गया। तो इस तरीके से आपने तमाम सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोग से ये भी समझ लें आप, महमूद गजनबी कौन था और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, महमूद गजनबी 971 में भारत में आया था और 1030 ईस्वी महमूद गजनबी गजनी यानी अफगानिस्तान में स्थित यामनी वंश का एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था और उसका मुख्य उद्देश्य था अपने वंश को स्थापित करना, मध्य एशिया में अपनी शक्ति। जन्म इसका होता 971 में, मृत्यु होती 130 में महमूद गजनबी का। अपनी शक्ति मध्य एशिया में बढ़ाना चाहता था और धन लूटना चाहता था। उसे बुतासिकन यानी मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनबी के महत्वपूर्ण आक्रमण। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। उसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया 1001 से लेकर के 1002 ईस्वी में। महमूद गजनबी का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण था, उसने जयपाल शासक था, हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल, उसके विरुद्ध युद्ध किया 1001 ईस्वी में। इसमें जयपाल पराजित हुआ। बाद में 1008 ईस्वी में उसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी पराजित कर दिया था। किसने? महमूद गजनबी ने। यह विजय पंजाब में उसके अस्थायी प्रभाव का आधार बनी और इस तरीके से आगे बढ़ा वहां से पंजाब को जीत करके। फिर नगर कोट पर आक्रमण करता है 1009 ईस्वी में। यह आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह मूर्ति भंजन और असीम लूट के उद्देश्यों से किया गया था। नगर कोट के मंदिर में उसे अपार जो है धन और सोना प्राप्त हुआ, जिससे उसके आगे के अभियानों को वित्त पोषित किया गया, यानी कि उसको पैसा मिल गया वहीं से, ताकि वो आगे मतलब पैसा लूटना चाहता था ताकि उसकी सेना आगे बढ़ सके। थानेश्वर पर आक्रमण किया 1014 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने थानेश्वर यानी हरियाणा पर आक्रमण करके वहां के चक्र स्वामी मंदिर को नष्ट कर दिया और वहां स्थापित कांस्य प्रतिमा को गजनी ले गया। यह उसकी धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। मथुरा और कन्नौज पर भी इसने आक्रमण किया 1018 से 1019 ईस्वी के बीच में। इस अभियान में उसने मथुरा के समृद्ध मंदिरों को लूटा और नष्ट किया। इसके बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, जो उस समय उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। इसी उत्तर भारत के कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला, कम से कम नहीं तो 200 वर्षों तक जो है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासक आपस में लड़ते रहे थे। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत में जब हर्षवर्धन का पतन हुआ उसके बाद से सारी सत्ता बिखर चुकी थी और इसी का फायदा इन लोगों ने उठा लिया था। इस लूट से उसकी संपत्ति में कई गुना वृद्धि हो चुकी थी महमूद गजनबी की। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में।
यह महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध भारतीय आक्रमण था, सबसे विनाशकारी आक्रमण भी यही था। उसने गुजरात के सोमनाथ स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां से असीमित धन लूटा। इस आक्रमण का उद्देश्य न केवल धन लूटना था, बल्कि भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना भी था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण भारत की राजनीतिक कमजोरी और आंतरिक फूट के प्रमाण थे। इन आक्रमणों ने भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव को अपूरणीय क्षति पहुंचाई और भविष्य में तुर्की आक्रमणों जैसे मोहम्मद गौरी के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि मोहम्मद गौरी आकर के भारत में आक्रमण करे। इस तरीके से आपने तमाम प्रश्नों को समझ लिया। अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो 99 84 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र सभी सब्जेक्ट का जो पीडीएफ मिल जाएगा, मात्र 100 रुपये फीस में मिल जाएगा। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप है तो लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक, जैसे आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। इसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब तो मिलेगा ही, लेकिन अब इस समय प्रैक्टिस सेट आपको लेने की बड़ी जरूरत है। इस समय आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा जो पेपर में सीधे तौर पर आ जाएगी। ठीक है, और बाकी आपका सब कुछ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। मेजर, माइनर, को करिकुलर फर्स्ट एड एंड हेल्थ है या फिर आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन है, सभी का आपका मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक साथ गुरुजी जुड़ जाएं तो हमारे लिए फीस कम है, बिल्कुल आपके लिए 150 रुपये ही फीस हो जाएगी दोनों सेमेस्टर के लिए। ठीक है, एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपये है, तो सेकंड सेमेस्टर में आप जुड़ेंगे 6 महीने तक पढ़ेंगे, उसकी फीस भी 100 रुपये लगेगी। लेकिन दोनों सेमेस्टर का एक साल लेंगे तो 200 रुपये ना लग करके आपका केवल 150 रुपये ही लगेगा। ठीक है, 50 रुपये कम लगेंगे। मेरे हिसाब से 150 वाला कोर्स आपके लिए ये ऑफर बहुत कम समय के लिए रखा गया है। ठीक है, 50 रुपये कम कर दिए गए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस एक साल लेने पर जो बच्चा लेगा उसके लिए मात्र 150 रुपये फीस में मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 महीने तक की क्लास भी मिलेगी सेकंड सेमेस्टर की, और फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा जो आप परीक्षा में अपनी तैयारी कर सकेंगे। सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, सभी का, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।